नमस्कार। चलिए आज जरा समझते हैं भारत के उन बड़े स्तंभों को, यानी हमारी न्यायपालिका और कुछ जरूरी आयोगों को जो देश के शासन को चलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे भारत के जुडिशल पिरामिड को समझने से, फिर देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या-क्या शक्तियां हैं। इसके बाद सरकार के सबसे बड़े वकीलों के बारे में जानेंगे, कुछ खास संवैधानिक आयोगों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी संस्थाएं हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के न्यायिक पिरामिड की। देखते हैं कि ये 3 लेवल्स वाला स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में न्याय का सिस्टम मतलब जस्टिस सिस्टम आखिर बना कैसा है। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही खास तरह के ढांचे में छिपा है। और देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत में एक ही मतलब सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की सारी अदालतें, चाहे वो जिला स्तर की हों या फिर सुप्रीम कोर्ट, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। ये कई दूसरे देशों से अलग है जहां केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायिक सिस्टम होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे यानी नींव में है हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। इनके ऊपर राज्य के लेवल पर आते हैं हाई कोर्ट्स, और इस पिरामिड की चोटी पर बैठा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। चलिए अब इस पिरामिड की चोटी पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास आखिर कितनी शक्ति है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट को समझिए, ये हमारे लीगल सिस्टम का फाइनल बॉस है। किसी भी कानूनी मामले में अपील करने की ये आखिरी जगह है। और सबसे बड़ी बात, संविधान का असली मतलब क्या है ये तय करने का आखिरी अधिकार भी इसी के पास है। इसका फैसला ही अंतिम माना जाता है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो टीम भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 34 जज हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर करता क्या है? देखिए, इसके पास कई तरह की पावर्स हैं, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ खास मामले सीधे यहीं सुने जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ये निचली अदालतों के फैसलों पर अपील सुन सकता है। ये सरकार को सलाह भी दे सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट भी जारी कर सकता है। और हाँ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो है ही, जिससे ये किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान के खिलाफ हो। अब ये मूल क्षेत्राधिकार क्या चीज है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो जाए, या फिर 2 राज्यों में किसी नदी के पानी को लेकर विवाद हो जाए, तो इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, निचली अदालतों में नहीं। अच्छा, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाना, भाई ये लगभग नामुमकिन है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। इसके लिए एक बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। ये सब इसलिए ताकि जजों पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न बनाया जा सके और वो आज़ादी से काम कर सके। ठीक है, तो हमने जजों की बात कर ली। अब जरा उन पर नजर डालते हैं जो अदालत में सरकार का पक्ष रखते हैं, यानी सरकार के सबसे बड़े वकील। देखिए, हर किसी को एक अच्छे वकील की जरूरत होती है, सरकार को भी। और भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल हैं, वैसे ही हर स्टेट के पास अपने एडवोकेट जनरल होते हैं। काम लगभग एक जैसा, बस लेवल अलग है। एक बड़ा फर्क इनकी नियुक्ति में है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो वहीं एडवोकेट जनरल को उस राज्य के राज्यपाल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सोचिए, बस एक चीज नहीं कर सकते, वो है वोटिंग। ये एक बहुत ही अनोखा अधिकार है जो सरकार और संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। अदालतों और वकीलों से हटकर हमारे संविधान में कुछ और भी बहुत जरूरी इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं। इन्हें आप शासन का वॉचडॉग यानी प्रहरी भी कह सकते हैं। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या है? इसे आप देश का फाइनेंशियल रेफरी कह सकते हैं। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसका मुख्य काम ये सलाह देना है कि टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए, ताकि सबका काम ठीक से चलता रहे।
अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाली संस्थाओं की। राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी और राज्य स्तर पर एसपीएससी। इनमें एक बहुत ही कमाल का अंतर है। एसपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, पर उन्हें हटा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। तो इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर ये संस्थाएं हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? ये एक लोकतांत्रिक देश के स्तंभ कैसे हैं? देखिए, ये सारे संस्थाएं मिलकर ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। एक आज़ाद न्यायपालिका ये पक्का करती है कि सबके साथ इंसाफ हो और सरकार भी अपनी हद में रहे। अटॉर्नी जनरल ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कानून के दायरे में काम करे, और ये सारे कमीशन सिस्टम में निष्पक्षता और ईमानदारी लाते हैं। ये सच में हमारे लोकतंत्र के वो स्तंभ हैं जिन पर पूरा ढांचा टिका है। तो चलिए आज इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक लोकतंत्र के लिए एक आज़ाद न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे अधिकारों की रक्षा करना है, या सरकार पर लगाम कसना, या फिर कुछ और भी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।